नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुनवाई और एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में सुझाव दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में सुझाव दिया है। इस वक्त सुनवाई चल रही है। रथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। यदि भगवान जगन्नाथ कल बाहर नहीं आएंगे तो फिर वो परंपराओं के मुताबिक 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और पेंडेमिक न फैले इसके लिए ओडिशा सरकार एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है, यानी कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो, इसके लिए पूरी कोशिशें हैं। और जो टिप्पणियां शुरुआती आ रही हैं उससे ऐसा लग भी रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या पक्ष रखा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणियां अब तक हुई हैं? देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पहले सिंगल बेंच का यह फैसला आया था कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको टाल दिया जाए, वो न किया जाए क्योंकि कोविड इस समय चल रहा है, इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। अगर बात करें तो आज 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस अरुण मिश्रा इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने तमाम सारे वकीलों को तफसील से सुना, लेकिन उन्होंने भी कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास रिफर कर दिया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच की जो होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता में बेंच को अब सुनवाई करना है, क्योंकि सीजीआई इस समय अपने गृह नगर नागपुर में है और नागपुर में उन घर से ही अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है। कुछ देर में एसपी की जो बड़ी बेंच है, यानी कि 3 जजों की बेंच है, वो अब इस मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा की जो 2 जजों की बेंच थी उसमें 3 जजों की बेंच के पास ये मामले को रिफर कर दिया है और अब 3 जजों की बेंच कुछ देर में इस मामले में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय नागपुर में है, उनके घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। जैसी व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की इस मसले पर सुनवाई करेगी। क्या ये भी संभव है कि आज ही फैसला भी आ जाए? देखिए राजीव, जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस इस नागपुर में हैं और नागपुर से अपने गृह जनपद से गृह शहर से इस मामले की सुनवाई करेंगे, तो जाहिर तौर से बात है कि फैसला आज ही आएगा, क्योंकि रथ यात्रा 24 तारीख को होनी है। ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि फैसला आज आ जाए, जिससे कि रथ यात्रा सुचारू रूप से चल सके, जो परंपरा है वो उसका निर्वहन हो सके। इससे लिहाजा ये अर्जेंट हियरिंग में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अपने शहर यानी कि अपने घर नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनने को तैयार हो गए हैं। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी खबर है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 3 जजेस की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करने वाली है और इस बात की संभावना है कि आज ये फैसला भी सुना दिया जाए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल, राज्य सरकार और जो आस्था रखते हैं भगवान में, जगन्नाथ में, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा अगर ये रथ यात्रा नहीं हुई, क्योंकि भगवान फिर अगले 12 साल तक फिर दर्शन नहीं दे पाएंगे। वैसे में ये परंपराओं के अनुकूल है और निकालना चाहिए। भले ही सरकार कुछ पाबंदियां रखें, कुछ लोगों की लिमिटेशन रखे, सीमित संख्या में लोग आएँ और एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम हो, तो ऐसे में यात्रा को शुरू करने दिया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही रहने वाला है, सुनवाई होने वाली है फिर से 3 जजेस की बेंच में। अब से कुछ देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जगहों से जो जजेस जो इस वक्त कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घर पर, उनके अपने आवास पर हैं, अपने गृह राज्य में, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो इस खबर से जुड़ी हुई जो एक अपडेट होगी, वो एक अपडेट से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। अवैध निर्माण की शिकायतों पर आज से सुनवाई। लॉकडाउन में सुनवाई ठप होने से कार्रवाई नहीं हो सकी और ऐसे में एलडीए वीसी ने आज से सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये भी बड़ी खबर आपको दे दें तो अब अनलॉक है, बहुत सारी चीजों में ढील दी गई है, तो ऐसे में कुछ सुनवाइयां भी शुरू हो रही हैं। और अवैध निर्माण, जो अवैध निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण की शिकायतों पर आज से सुनवाई शुरू होगी। लॉकडाउन में सुनवाई ठप थी, लॉकडाउन में सुनवाई हो नहीं पा रही थी। अब जब सुनवाई नहीं हो पा रही थी तो जो अवैध निर्माण करने वाले थे उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही थी। एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज से जो है जो वीसी हैं वो आज से शिकायतों पर सुनवाई कर।
मेरठ का सत्र न्यायालय पूरे लॉकडाउन यानी कि कोरोना काल में बंद रहा, लेकिन आज से नई गाइडलाइन के साथ कोर्ट परिसर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सभी कार्य सामान्य रूप से किए जाएंगे, लेकिन क्या गाइडलाइन जारी की गई और इस गाइडलाइन का पालन होगा कैसे, इसका जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने। मेरठ का जिला सत्र न्यायालय कंटेनमेंट जोन में था। यही वजह है कि पूरे लॉकडाउन मेरठ का जिला सत्र न्यायालय बंद रहा, लेकिन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और इस वक्त हम मेरठ जिला सत्र न्यायालय के गेट के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वकीलों का फिर से मजमा लगना शुरू हो गया है। जो रोज़मर्रा के केस थे उनके लिए जो पैरोकार हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिला जज ने साफ तौर से दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इनका पालन करना ही होगा कोर्ट परिसर के अंदर। आप देख सकते हैं कि जिला जज द्वारा ये नोटिस लगाया गया है गेट पर, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि न्यायालय परिसर में थूके नहीं, सामाजिक दूरी बना कर रखें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, एक व्यक्ति एक बार ही लिफ्ट में जाएगा। इसके अलावा छींकते और खांसते समय मुंह पर और कपड़ा रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो गाइडलाइन है वो लगातार उन्होंने सभी गेटों पर चस्पा कर दिया है और साथ ही सभी को हिदायत दी है कि इस गाइडलाइन का पालन करना होगा और जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ वकील हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कोर्ट है वो आज कितने दिनों बाद खुला है और किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है जज के द्वारा। क्या नाम है? 21 मार्च के बाद आज कोर्ट खुला है। मेरा नाम केटी शर्मा है। 21 मार्च के बाद आज कोर्ट खुला है और जो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने गाइडलाइन जारी की है उसी का सब पालन करेंगे और लोग आने शुरू हो गए हैं। पूरी व्यवस्था बना कर रखी जाएगी। सैनिटाइजर करा दिया गया है सब जगह और साफ़ सफाई करी जा रही है नगर निगम द्वारा, और डीएम साहब से जो मीटिंग हुई है उसी के अनुसार सब काम चल रहा है। मेरठ के वकील हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन किया जाएगा। जो यहाँ पर पैरोकार होंगे अगर आते हैं तो उनको इस गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, यानी उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की यूपी सरकार की कोशिश। अगले 5 सालों में राज्यों को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की करनी है, ये लक्ष्य है। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कंसल्टेंट अब यूपी सरकार रखेगी, कंसल्टेंट रखेगी। $1 ट्रिलियन को आकार देने के लिए रणनीति में जुटी हुई सरकार, और ऐसे में अब मदद करेगी कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट मदद कर नियोजन विभाग ने आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार करके ई टेंडर के जरिए बिड आमंत्रित किए हैं और इस बिड में अब जो इच्छुक हैं वो बिड का हिस्सा बनेंगे। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर के एक एक पहलू को आप तक रखेंगे, समझाएंगे। अनुभव, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, कैसे हासिल करेगी अब योगी सरकार? ये जो कंसल्टेंसी है ये कब तक हायर होगी, ये किस तरीके से यूपी सरकार का सपोर्ट करेगी, कैसे ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाएगी यूपी के पूरे के पूरे इकोनॉमी को? देखिए राजीव, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, और तब उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही थी कि इसमें उत्तर प्रदेश की भी अहम भूमिका होगी, क्योंकि 1/5 जो चौथाई है जनसंख्या के लिहाज से वो उत्तर प्रदेश में रहती है। और तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो संकल्प था उसे पूरा करने के लिए ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश अपनी जो इकॉनमी है उसे 1 ट्रिलियन की इकॉनमी करेगी। और इसके लिए बीते साल आपको याद होगा IIM लखनऊ में किस तरीके से मिनिस्टर्स गए, खुद मुख्यमंत्री गए और वहाँ पूरा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ। वहाँ बाकायदा तकरीबन 3 हफ्तों तक इस तरह की क्लासेस चली और एक पूरा खाका जो है वो तैयार हो गया कि किस तरीके से यूपी की जो इकॉनमी है उसको 1 ट्रिलियन तक पहुँचाना है। लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार बरकरार रहे इसको लेकर लगातार काम किया, लगातार कोशिशें की, और उसी कोशिशों का असर है कि उत्तर प्रदेश में जो 90 लाख MSME इकाइयां हैं वहां पर रोजगार दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी, और अब इसके लिए एक
कंसल्टेंट की नियुक्ति की बात सरकार कर रही है। देश के बड़े बड़े जो कंसल्टेंट हैं, जो बड़े बड़ी जगहों पर कंसल्टेंसी देते हैं, उनसे बिड मांगी गई है। विदेश में अगर कोई बड़ा कंसल्टेंट है जो इकॉनमी को लेकर तमाम जगहों पर पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे भी ये बिड आमंत्रित की गई है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकार का फोकस इस पर है कि कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाए, यानी 1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। देश की जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश में का, उसमें जो अंशदान रहता है वो 8% का तकरीबन रहता है। 2018-19 की अगर बात करें तो जो पूरे देश की जो जीडीपी थी उसमें तकरीबन 15,30,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का योगदान था, और अब 1 ट्रिलियन की कोशिश है सरकार की। ठीक है, अनुभव आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस काम में महारत हासिल रखती हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इन संस्थाओं को लगभग कितनी रकम दे सकती है? कहां कितने से बिड शुरू होगी, कहां तक जा सकती है? क्या इस बारे में कुछ इसका स्ट्रक्चर पता चला है? देखिए, अभी इस तरह की कोई जो बिड है वो आई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि जो बिड होगी उसमें बिल्कुल एक, हम कहें तो जो A+ क्वालिटी होती है उस तरह के उसमें अनुबंध होंगे और उस तरह की गाइडलाइन होंगी, उसी के आधार पर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन राजीव, महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो यूपी सरकार ने पहले तय किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी को बूस्ट किया जाए, यानी यूपी के जो 75 ज़िले हैं वहाँ का अगर हम जीडीपी अलग, अभी तक जीडीपी वहाँ अलग नहीं निकलता है, लेकिन अगर वहाँ की जीडीपी को हम बढ़ा देंगे तो हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। ये सरकार आपका पहले जो प्लान था वो ये तैयार हो चुका था। उस बीच में अब चूंकि लॉकडाउन भी रहा, बहुत सारी गतिविधियां रुकी रही, उसके बावजूद बहुत सारी इंडस्ट्री चलती रही उत्तर प्रदेश में। अनुभव, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को लंबे समय से देख रहे हैं, देश को आप लंबे समय से देख रहे हैं, क्या किसी भी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया हो कि किसी कंसल्टेंसी का या किसी कंसल्टेंट का सहारा लिया हो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? और उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा हुआ है पहले? देखिए, ये बड़ी अनुभव आप बने रहिए। अनुभव, इसका जवाब आप दीजिएगा। इस बीच आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, एबीपी गंगा पर स्वागत है आपका। सर, यूपी की सरकार सोच रही है कि कंसल्टेंट को हायर करें ताकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर किया जाए, तो कितनी कारगर होती हैं इस तरह की कंसल्टेंसी, इस तरह की फर्म्स? मेरे हिसाब से बहुत कारगर हो सकती है। देखिए, ये दुनिया भर का सिस्टम है कि कंसल्टेंट्स को हायर किया जाए जो थोड़ा ब्रांडिंग का ध्यान रखें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स मोटिवेट की जा सकती हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इन टच होते हैं। तो जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से रेगुलेशन से मदद कर सकती है, वहीं कंसल्टेंट्स जो है वो एक बीच की कड़ी का काम करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए। वो दोनों के बीच की चीजों को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट फॉरेनर्स नीड एंड दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में जो है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो है सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, उनके बीच में एक कड़ी, एक कनेक्टिंग जो है वो चाहिए। और यूपी से हमें कई दिनों से रेगुलर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इस तरह की आ रही है कि यूपी सरकार और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट चाहते हैं। और आज का समय बहुत अपॉर्चुन है। देखिए, चाइना की पूरे वर्ल्ड के अंदर किरकिरी हो रही है। ना सिर्फ यूएस, कई बड़ी यूरोपियन इकोनॉमीज, ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमीज उस पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी इकोनॉमी जो ऊपर से उसकी दोस्त बनती थी जी, उन इकोनॉमीज को भी चाइना ने बर्बाद किया। तो ऐसे समय में जब एक अपॉर्चुनिटी चल रही है, जब एक वेव चल रही है बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, और पीएम साहब ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर, आई थिंक इट्स ऑपर्चून टाइम। सर, आप चूंकि लंबे समय से देख रहे हैं इन सब चीजों को, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के कंसल्टेंट्स का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है कि जिस भी सरकार ने इसको हायर किया है तो क्या इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये कारगर हुए, क्या इफेक्टिव रहे? इनको हायर करना राज्य सरकारों के हित में रहा है या फिर नहीं, या फिजूल खर्चे के तौर पर ही रहा है? देखिए, कंसल्टेंट इसका एक हिस्सा है। मैं सारा का सारा फोकस कंसल्टेंट पे नहीं डालूंगा। कंसल्टेंट की सर्विसेज हम कैसे यूज करते हैं, राज्य सरकार की भावना क्या है, किस तरह ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं। इस समय जो स्टेट गवर्नमेंट की भावना मुझे लगती है वो तरक्की और ग्रोथ की लगती है। और एक चीज और बता दूं, योगी आदित्यनाथ साहब बड़े सही ट्रैक पे चल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो यूपी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। देखिए यूपी के अंदर कितने टैलेंटेड यूथ हैं जिनको जॉब्स करने के लिए दिल्ली, मुंबई या इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है तो उनको यूपी के अंदर जॉब्स मिल जाएंगी, यूपी की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी और साथ ही साथ चाइना को एक करारा जवाब हम दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश की। ठीक है, यानी कि सर चाइना चली जाती अच्छे है, जब हम इकोनॉमिस्ट import होते करते हैं, उनसे। अच्छी जो है समझ रखने वाले, इकोनॉमी की समझ रखने वाले और मौजूदा परिस्थितियों को समझने वाले लोग इस तरह के कंसल्टेंट्स का हिस्सा होते हैं। तो सर क्या इस तरह के लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सरकारों का हिस्सा नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है? देखिए है क्या, मैं आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स जी। बट एक प्राइवेट सेक्टर का कल्चर थोड़ा अलग है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत नॉलेजेबल हैं, वो एक अलग कल्चर में ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली हमारे पॉलिटिशियन जो है अलग कल्चर में ऑपरेट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एक अलग कल्चर, तो कहीं ना कहीं दोनों कल्चर्स को अगर मिलाना है तो एक कंसल्टेंट जो है उनको उनकी बात और उनको उनकी बात बता सकता है। कहीं ना कहीं दोनों को हाथ मिला के चलना है, क्योंकि सरकारों का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर कई बार ये सोचता है कि उसे सब कुछ ही मिल जाए, सरकारों को ये देखना होता है कितना सरकार जो है फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो दोनों की बातें समझ के चीजों को आगे बढ़ा सके। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग या ट्रांजेक्शन करने जाते हैं हम जी। कई बार दो लोग आपस में जानते होते हैं, फिर भी एक कंसल्टेंट बीच में चाहिए होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक कंसल्टेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और आज तक का दुनिया का ट्रैक रिकॉर्ड कहें, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है और उसके बाद ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बहुत ग्रोथ हुई है। तो मेरे हिसाब से ये एक नेक कदम, एक अच्छी पहल आप कह रहे हैं आकाश जी। अगर कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व किया जा रहा है, हालांकि ये जानकारी मुझे आप ही से मिल रही है जी। अगर ऐसा कोई कंसल्टेंट रखा जा रहा है, बट ओवरऑल जो यूपी सरकार की सोच है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, जीडीपी को बढ़ाया जाए, जॉब्स को बढ़ाया जाए, ये यूपी ये आप कह रहे हैं कि अच्छी पहल, एक नेक पहल, अच्छा कदम है आपका। आकाश जिंदल जी एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य और उसी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। ये ऐसा वक्त है जब आप उद्योगों को अपने क्षेत्र में ला सकते हैं और शायद इन परिस्थितियों को भांप रही है योगी सरकार, और इसीलिए कैसे कंसल्टेंट्स को हायर किया जा सकता है जल्द ही, जो इन परिस्थितियों के अनुकूल सुझाव दे सकती है राज्य सरकार को और उस अनुरूप एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब ये बीड कब तक पूरी होगी, ये सही के बहुत सारे सवाल हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुभव, अब सवाल है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो समझ रहे हैं कि एक अच्छा कदम है, वो तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की, एक बहुत ही अच्छा कदम और उपयुक्त कदम, वो भी ऐसी परिस्थितियों में। तो ऐसे में बीड शुरू कब तक हो सकती है और कब तक अंजाम तक पहुंच सकती है? देखिए, ये जो पूरा हम कहें तो जो प्रपोजल है, एक प्रपोजल होता है जब कोई भी बिड आती है तो उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, और वो 41 पेजेस का लगभग तैयार हो चुका है और नियोजन विभाग ने इसको तैयार किया है। उसमें तमाम सारे क्या उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नियम और शर्तें हैं, वो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और जल्द इसका जो हम कहें तो ये जो बिड है वो पब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे, जो हम बार बार कह रहे हैं, चाहे वो देश के बड़े कंसल्टेंट हो या फिर विदेशों के बड़े कंसल्टेंट हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बात आकाश जिंदल जी ने कही, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि ये कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग का काम करेंगे। जो विदेशों की जो कंपनियां, उनको उत्तर प्रदेश में लाने का काम कंसल्टेंट करेंगे, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को लगातार करते रहते हैं और उनके संपर्क में बहुत सारे लोग होते हैं। और जो बात कह रहे थे वो कि एक बहुत सकारात्मक कदम है, यही बात हम भी कह रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे पीरियड में ये जो अभी संकट काल की स्थिति है, इसको भी एक चुनौती के रूप में और एक अवसर के रूप में लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राजीव, आप ये देखिए कि जिस प्रदेश में अगर 20 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक लौट कर आते हैं तो वहाँ तो राज्यों के सामने ये संकट है कि कैसे इनको एडजस्ट करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये फोकस किया कि अगर इतना मैन पावर हमारे पास रहा है तो उनकी स्किल मैपिंग की, और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं या अलग अलग जो सेक्टर हैं वहां पर उनको अब रोजगार भी मिल चुका है। अलग अलग अनुभव सराहनीय कदम। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक तरफ दूसरी सरकारें अभी इसी में उलझी हुई हैं कि वो कोरोना को मात कैसे दें, उससे उभरें कैसे उनके लिए व्यवस्थाएं करें। यूपी सरकार उनके लिए व्यवस्थाएं भी कर रही है, अस्पतालों में इंतजाम भी देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना, क्योंकि लॉकडाउन में जब सारा व्यवसाय बंद था तो इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस वक्त चीन की वजह से कई देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, तो उसका उन परिस्थितियों का फायदा भी उठाना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। कल भारत, रूस, चीन के बीच अहम बैठक है। भारत, रूस और चीन के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक में LAC पर चर्चा होगी। LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चर्चा होगी और कल दोपहर यानी कि मंगलवार दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग होने वाली है। अब यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वांग ही आमने सामने होंगे। रूस ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर दिया है। अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। अविनाश, पहले कहा जा रहा था कि इस तरह की कोई चर्चा होने वाली नहीं है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि विदेश मंत्री बैठने वाले हैं। राजीव, अगर बात करें तो भारत, रूस और इसके अलावा चाइना, इन तीनों की संयुक्त रूप से जो डेवलपमेंट बैठक है ये कल होनी है और ये पहले से ही प्रस्तावित थी। कल 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर उसमें शामिल होंगे, वहीं चीन के मंत्री वांग यी इसमें शामिल होंगे। हालांकि इसमें अगर बात करें तो LAC को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होगी, यानी कि भारत चीन के बीच जो तनाव है इसको लेकर रूस से स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। इसमें सिर्फ और भारत, रशिया और चाइना के बीच में जो तमाम तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं और कैसे तीनों देश आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन जिस प्रकार से LAC पे तनाव जारी है, ये कहा जा रहा था कि भारत इसमें प्रतिभाग नहीं करेगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इसमें प्रतिभाग करेगा और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इसमें शामिल होंगे। भारत, रशिया और चाइना के बीच में जो तमाम सारे सहयोगी संबंध है और डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर ये चर्चा होगी। LAC को लेकर इसमें कोई भी बातचीत नहीं होगी, ना ही भारत और चाइना की अलग से कोई द्विपक्षीय बातचीत इस पे होगी। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी का धन्यवाद। तो दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आमने सामने तो होंगे भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री, लेकिन LAC पर कोई चर्चा नहीं होगी, LAC पर कोई बातचीत नहीं होगी। द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी, विकास के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन LAC के मसले पर कोई बातचीत नहीं होने वाली। कानपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पूर्व बसपा नेता का हत्या का मामला और पूर्वांचल से जुड़े हिस्ट्री शीटर नरेंद्र सिंह की हत्या के तार जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल के शूटर्स पर पूर्व बसपा नेता की हत्या की आशंका है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की पहचान की है। शानो ओलंगा हत्याकांड से भी इसके तार जुड़ रहे हैं और चमनगंज इलाके का एक शातिर हिस्ट्री शीटर रडार पर है, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। प्रभात हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, दर्शकों को बताएं सूत्रों से क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल, जो हाई प्रोफाइल हत्याकांड कानपुर में हुआ है उसको लेकर जो पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। लिहाजा जो वहां पर टीमें हैं वो गठित की गई हैं। तो वहीं जो हत्या में जो पुलिस के आलाधिकारी जो लगे हुए हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो कई चीज जो है वो पहलू बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिस तरह का जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के शूटर हैं उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी जब कानपुर में इस तरह की वारदात हुई है तो जो वारदात करने का जो तरीका है वो काफी मैच करता है, जिसको चलकर कयास लगाए जा रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल के जो शूटर है वो उनको बुलाकर यहाँ पर बुलाया गया था और सुपारी देकर इनकी हत्या कराई गई है। तो कई जो लोग हैं जो बड़े लेवल पर हिस्ट्री टीचर है उनके द्वारा ये काम जो है वो किया जाने की बात सामने आ रही। तो लगातार जो टीमें हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार साथ ही साथ जो उन्नाव में 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिरकार। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी जो भी और अपडेट होंगी वो हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी दर्शकों को हम अभी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर अब इटावा से 17 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस इटावा में मिले। जिले में संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इटावा से 17 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और एक की मौत हो गई है, यह भी सूचना मिल रही है। तो लगातार कोरोना भी पैर पसार रहा है। स्थिति भले ही नियंत्रित दिख रही है, लेकिन केसेस नहीं रुक रहे हैं। केसेस लगातार आ रहे हैं। संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 17 केसेस आए हैं और ये इटावा जैसे छोटे जिले के लिए बड़ी संख्या है, क्योंकि केसेस लगातार आ रहे हैं और संक्रमण से एक मरीज की मौत भी हो गई है इटावा में।
चले अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।